देखिएगा पिछली क्लास में हमने नर प्रजनन तंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में देखा था, ठीक है। अभी हम लोग नर प्रजनन तंत्र के प्राथमिक जनन अंग के बारे में देखेंगे। और नर प्रजनन तंत्र का प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? वृषण, ठीक है। और वृषण क्या होता है? कितना होता है? एक जोड़ी होता है, ठीक है। और ये शरीर से बाहर, ठीक है, शरीर से बाहर एक पाउच में लटका होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। तो ये बात समझ में, कितना पाया जाता है? एक जोड़ी। और शरीर से बाहर होता है और जिस कोष में होता है, जिस थैली में होता है, उसे क्या कहते हैं? वृषण कोष। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, अब इस वृषण कोष में यहाँ पे, ठीक है, पतली पतली नलिकाएं होती हैं, या तो हाँ पतली पतली ऐसे नलिकाएं होती हैं, ठीक है। ढेर सारी नलिकाएं होती हैं, इसमें ऐसे ऐसे घूमी होती हैं। अब इन नलिकाओं में ध्यान से सुनिएगा, पतली पतली ढेर सारी नलिकाएं होती हैं। अब इन नलिकाओं को कहा क्या जाता है? शुक्रवाहिनियां। ये इंपॉर्टेंट, क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनियां कहा जाता है। अब शुक्रवाहिनियों में कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? दो प्रकार की, ठीक है, दो प्रकार की। तो मान लेते हैं, पूरा हम नहीं दिखाते हैं, मान लेते हैं ये एक नली है और इसमें दो प्रकार की कोशिका है, ठीक है। एक कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? नर जर्म सेल, ठीक है, कोशिका, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। इसमें एक क्या होता है? नर जर्म सेल और दूसरा क्या होता है? सर्टोली कोशिका, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, वृषण कितना है? एक जोड़ी, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? शरीर के बाहर। और इसमें कोष में पाया जाता है? वृषण कोष में। और एक पॉइंट छूट गया, अभी लिखवा देते हैं कि इस वृषण कोष का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, ठीक है। अभी नोट में हम लिखवा देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, ये क्या होगा कि शुक्र जो वाहिनियां है, इसमें दो प्रकार की कोशिका है। पहला क्या है? नर जर्म सेल और दूसरा क्या है? सर्टोली सेल। वो कुछ इस प्रकार होती है, ये ऐसे, ठीक है। हम दो ही दिखाते हैं, वैसे ढेर सारी होती है। अब देखिएगा क्या होगा कि यहाँ से जो नर जर्म सेल है, यहाँ से क्या बनेंगे? शुक्राणु। शुक्राणु हम लोग बड़ा बना लेते हैं, अच्छा जी सर, जूम कर देते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। देखिए ये है नर जर्म सेल, ये हमने वृषण के अंदर का शुक्रवाहिनियां काटा हुआ है, ठीक है। और शुक्रवाहिनियों को ऐसे काटा हुआ है। काटने के बाद इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? नर जर्म कोशिका और दूसरा क्या है? सर्टोली सेल। तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है वो कौन सा है? नर जर्म सेल, ठीक है। और ये वाला जो बड़ा सा दिख रहा है ये क्या है? सर्टोली कोशिका, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से शुक्राणु बनते हैं। कहाँ से? बोलिए, नर जर्म कोशिका से। और यहाँ से शुक्राणु बन के बाहर निकलते हैं, ठीक है। और बाहर निकलते हैं, लेकिन वो कार्यरत नहीं होते। तो कार्यरत होने के लिए ये आके ये सर्टोली सेल के अंदर क्या होते हैं? घुस जाते हैं। पहले बनेंगे कहां से? बोलिए, नर जर्म कोशिका से। बनने के बाद कहां चले जाएंगे? सर्टोली कोशिका में। और सर्टोली कोशिका इसको क्या देती है? पोषण देती है। अब यहाँ से पोषण प्राप्त करने के बाद ये क्या हो जाते हैं? ठीक है, ये शुक्राणु से बाहर, मतलब टेस्टिस से क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए ऐसे कई नलिकाएं हैं, तो यहाँ पे एक और कोशिका पाई जाती है। इस कोशिका का नाम क्या है? लीडिंग सेल। क्योंकि इसके बारे में हम बता चुके हैं, बट फिर से सुन लीजिए। शुक्र नलिकाओं से अलग एक प्रकार की और कोशिका पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? लीडिंग सेल कहते हैं। और लीडिंग सेल कौन सा हार्मोन निकालता है? एंड्रोजन। एंड्रोजन पहले याद रखिएगा, एंड्रोजन। और एंड्रोजन का एक एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन का वर्क क्या होता है? मनुष्य में दाढ़ी मूंछ लाना, ठीक है। आवाज समझ में आया ना? ये पूरा का पूरा वृषण, ठीक है। देखिए, अब इसको और डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लेवल की चीजें नहीं है, इसलिए, ठीक है। चलिए, बस अब एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए, बोलिए, वृषण कितना होता है? एक जोड़ी। ये कहाँ होता है? शरीर से बाहर होता है। जिस कोष में होता है उसे क्या कहते हैं? वृषण कोष। और वृषण कोष का तापमान कितना होता है? शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए, अब इस वृषण कोष में पतली पतली क्या पाई जाएगी? नलिकाएं। नलिकाओं क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनियां, ठीक है। अब एक शुक्रवाहिनियों को हमने काटा है, ठीक है। मान लीजिए ये नली है, ध्यान सुनिएगा, ये नली है। अब इस नली को हमने ये काटा, तो ये गोल हिस्सा दिखाई देगा आपको, और वही गोल हिस्सा यहाँ पे हमने जूम कर दिया है, तो ये बड़ा हुआ दिख रहा है। अब इसमें कितनी कोशिका है? 2 कोशिका। पहला क्या है? नर जर्म कोशिका। दूसरा क्या है? सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका किसका निर्माण करती है? शुक्राणु का। और शुक्राणु यहाँ से बनने के बाद कहाँ चला जाता है? सर्टोली कोशिका में। और वहाँ ये क्या करता है? सबको क्लियर, ठीक है। अब इसके अलग एक और कोशिका पाई जाती है, कौन सी? लीडिंग कोशिका। लीडिंग कोशिका कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। और एंड्रोजन का एक एग्जांपल क्या है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। चलिए, ये खत्म हुआ। अगली हेडिंग,
वासिफ्रेंसिया हम हटा देते हैं, ठीक है, सीधे हम लोग आ जाते हैं इपिडिडायमिस पे। का प्राथमिक जनन था, उसके बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना था, हम लोगों ने खत्म कर लिया। उसके बाद सिर्फ और नलिकाएं हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे वृषण के बाद अगली हेडिंग क्या है, अधिवृषण, ठीक है। तो देखिएगा जैसे ये स्क्रोटम सैक है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वृषण कोश, ठीक है। वृषण कोश में क्या पाया जाता है, वृषण, ये क्या है वृषण। अब समझिएगा इस बात को, यहाँ से आप लोगों ने देखा था कि इसके अंदर नलिकाएं थी, कौन सी नलिकाएं, शुक्र नलिका। नलिकाओं में दो प्रकार की कोशिका थी, ठीक है, एक से शुक्राणु बनता था और एक में क्या होता था। अब हम लोग समझ चुके हैं कि यहाँ का आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिएगा इसके ऊपर यहाँ से शुक्राणु में ऐसे यहां से नलिका निकली होती है इस प्रकार, जैसे सेम के बीच पर ऐसे होता है ना, पहले इधर से फिर इधर से, सेम वही कंडीशन यहाँ भी होती है। अब देखिए तो ये नलिका है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अधिवृषण। ये वृषण है और वृषण के जो बाहर नलिका होती है उसी को क्या कहते हैं, अधिवृषण, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 5 से 6 मीटर। अब 5 से 6 मीटर और इतने ही दूर में कैसे रहती है, तो ये पूरा का पूरा इसमें ऐसे क्वाइल्ड होती है। जी सर जी, ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा क्या होगी, क्वाइल होगी, सुतरी नहीं लपेट है। हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से जब स्पर्म बन के आएगा तो बन के निकल के कहाँ पे जाएगा, अधिवृषण में जाएगा और अधिवृषण में जाके वो स्टोर हो जाते हैं। इसी में क्या होते हैं, इकट्ठा रहते हैं और इकट्ठा रह के क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। ये बात समझ में आ गया ना। देखिए तो कुछ नहीं है, अधिवृषण, वृषण से शुक्राणुओं को बाहर निकालने वाली नलिका को क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। और अधिवृषण देखिए बाहर ले जाने वाली नलिका। अब जो क्या होती है, बहुत ही क्वाइल का मतलब ऐसे ऐसे राउंड अप होती है, ऐसे यहाँ तक, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 से 6 मीटर है और इसमें ही जाके शुक्राणु, जैसे मतलब देर तक इसमें शुक्राणु रहेंगे तो वो क्या होंगे, परिपक्व होते रहेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए उदाहरण लिए हैं, ठीक है, समझिए, ठीक। चलिए टेलीफोन के तारे नहीं है। अगली हेडिंग अधिवृषण के बाद वास डिफरेंस। अगली हेडिंग क्या है, वास डिफरेंस। देखिएगा वास डिफरेंस को हमने हटा दिया, क्यों, क्योंकि वो आपके लेवल की चीजें नहीं है, ठीक, आपके लेवल है ना। अगली हेडिंग देखिए, सबसे पहले वृषण पढ़ा, फिर अधिवृषण, फिर वास डिफरेंस। हिंदी लिखिए, वास डिफरेंस, क्योंकि पिछली बार हमने हिंदी में वही लिखवाया था। शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका जी, शुक्रवाहिका, वाहिका, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये वृषण है जी, पता ही होगा जी, ठीक है, पढ़ाए थे 2000 साल पहले वृषण, ठीक है। वृषण के बाद ये वाली नली का नाम क्या है, अरे अभी तो बताया, अधिवृषण। तो वृषण से शुक्राणु बनता है और निकल के किस में जाता है, अधिवृषण, ठीक है। अब अधिवृषण के बाद एक नली होती है, यहाँ से लेकर ये ऐसे गई होती है, ये क्या है बोलिए, क्या होता है, मूत्राशय, मूत्राशय है ये, यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। अब इसके ऊपर से फिर लूप बनाता हुआ यहाँ पे आके जुड़ता है। ये एक नली है, इसका नाम क्या था, शुक्राशय। क्या नाम था, शुक्राशय। इसको हमने इंग्लिश में लिखा था सेमिनल वेसिकल्स, वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स लिखा गया था सारे क्लास में। अब देखिए कुछ नहीं, एक नली है, देखिए वह नली, ध्यान सुनिएगा, वह नली जो अधिवृषण से शुक्राशय को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका, ठीक है। अब इस पर में यहाँ से बना था और बनने के बाद घर से निकल के कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ से, ठीक है। और देखिएगा आपने ये सहायक नलिकाएं लगभग खत्म कर लिया है, एक सहायक नलिका बची है, कौन सी, यूरेथ्रा, लास्ट वाली बची है ना। अब हम लोग तब तक पढ़ लेते हैं कौन सा, सहायक ग्रंथियां। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अधिवृषण से कहां तक, शुक्राशय तक फैला हुआ है, एक बस नली है, ठीक है, नस है। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, ये खत्म हो गया। शुक्रवाहिका ये थी, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये शुक्रवाहिका है और ये क्या है, शुक्राशय, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से जो स्पर्म निकल के आते हैं, शुक्राणु निकल के आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीमेन का, ठीक है, वीर्य का 1 से 2% ही होता है,
ठीक है। 1 से 2% जितना भी सीमन होता है उसका 1 से 2% क्या होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचने के बाद ये कौन सा ग्रंथि है, शुक्राशय। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। यहाँ से क्या क्या निकलता है, फ्रैक्टोज और कुछ क्या निकलता है, एंजाइम। इसके अलावा एमिनो एसिड भी निकलता है, लेकिन वो हम लोग को नहीं पढ़ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसमें क्या होगा, यहाँ तक अभी तक क्या आया था, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म आया था। स्पर्म में 60 से 75% ये सब मिल गए। ठीक है, तो ये और ज्यादा क्या होगा, इसमें और ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलिए बस कुछ नहीं, इसमें याद रखिएगा कि शुक्राशय से फ्रैक्टोज और कुछ एंजाइम आते हैं जो लगभग सीमेन का 60 से 75% भाग बनाते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं कुछ लेना। अगली हेडिंग। अच्छा आप समझा गए। ठीक है, अगली हेडिंग देखिए, ये शुक्राशय था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ग्रंथि होता है जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहेंगे, प्रोस्टेट ग्रंथ ग्लैंड। तो हेडिंग बना लीजिए प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथ। अब छोटा छोटा पार्ट है, खत्म करें जल्दी से, बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। देखिए पूरे सीमेन का 1 से 2% भाग क्या होता है, शुक्राणु होता है। ठीक है, 60 से 75% भाग कहाँ से आता है, शुक्राशय। ठीक है, 20 से 25% भाग कहाँ से आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से। ठीक है, तो जो यहाँ का भाग होता है, जो 60 से 70% भाग होता है, वो क्या होता है, फ्रैक्टोज और क्या होता है, कुछ एंजाइम। ठीक है, अब फ्रैक्टोज क्या होता है, फ्रैक्टोज का मतलब जो एक एनर्जी देता है। फ्रैक्टोज देखिए पके हुए फल में भी फ्रैक्टोज पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन आया था कि पके हुए फल में क्या होता है, तो ऑप्शन था ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज। तो कौन सा होगा, फ्रैक्टोज होता है। समझ में आया ये बात। ठीक है, और ये मीठा होता है, बहुत ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, हाँ करेक्ट है। ठीक है, अब देखिएगा तो ये होता है एनर्जी का लेवल होता है जो शुक्राणु को तेज गति से चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि में कैल्शियम आयन, फास्फोरस आयन या कुछ और क्या आते हैं, प्रोटीन। बस इतना हो गया। अगली हेडिंग यहाँ पे छोटी छोटी दो मटर के दाने के बराबर ग्रंथियां होती है। इसको क्या कहते हैं, यहाँ ठीक है ना, काउपर ग्रंथ। एक और नाम था, आप लोग बताइए, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथ। तो लिखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शुक्राशय, फिर प्रोस्टेट। अब हेडिंग क्या है, काउपर ग्रंथि। काउपर देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के जस्ट नीचे मटर के दाने के बराबर दो और ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसे क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का एक और नाम होता है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि से देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए पहले यहाँ से शुक्राणु आया था। ठीक है, शुक्राणु आने के बाद यहाँ से फ्रैक्टोज आया और क्या आया, बोलिए, कुछ एंजाइम है यहाँ से। अब वो शुक्राणु वो मिक्स हो गए। ठीक है, और वहां के बाद ये कहाँ पहुंचे, प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या आया, कैल्शियम आयन, वो प्रोटीन आया। ठीक है, और फास्फोरस, अब ये इसमें मिक्स हो गया। तो ये यहाँ तक जाके वो पूरा का पूरा वीर्य का निर्माण हो चुका होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये क्या है, मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय से क्या आता है, यूरिन आता है। यूरिन आ रहा है तो मान लीजिए कि यूरिन में कुछ हानिकारक पदार्थ हैं। ठीक है, और हानिकारक पदार्थ इसकी दीवारों पे ऐसे चिपके हुए हैं। अगर यहाँ से सीमन आया तो यहाँ के सारे शुक्राणु क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो शुक्राणु यहाँ के मर जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले जो काउपर ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि से एक तरल पदार्थ निकलता है और वो तरल पदार्थ आके इस नलिकाओं को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब कि यहाँ अगर एसिडिक है, अम्लीय नेचर है, तो उसको क्या कर देगा, क्षारीय कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ये पूरा नलिका क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। अगर यहाँ से अब शुक्राणु गए तो वो मरेंगे नहीं। ठीक है, तो काउपर ग्रंथि से क्या क्या निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है जो यूरेथ्रा को क्या करता है, चिकना बनाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की नलिका को क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। अब यहाँ से इसको क्या करता है, ये चिकना बनाता है। क्लियर हो गया। चलिए अब ये खत्म हो गया, अगली हेडिंग बनाइए, सिस्न। इधर का ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर लास्ट हेडिंग क्या है, स्पंजियोसम है क्या, जी भैया ये स्पंजियोसम है जो आपका दिख रहा है, हाँ जो दिख रहा है। अब देखिए सबसे पहली बात ये क्या होता है, बाह्य जनन अंग होता है, मतलब शरीर से बाहर होता है। अब देखिएगा इसके अंदर यहाँ पे दो कार्ड होती है।
ठीक है, कार्ड का मतलब 2 कार्ड। अब कार्ड क्या होता है बता रहे हैं, सुनिए देखिएगा। अब नाम इनका याद रखिएगा, कौन कौन सा, कार्पस कैवर्नोसा और दूसरा क्या होता है कार्पस स्पोंजियोसा। ये संख्या में 2 होते हैं और ये संख्या में 1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है कि ये कार्ड रहता है, कार्ड ऐसा कार्ड होता है कि इधर से शरीर में ब्लड होता है, ठीक है, और जब ब्लड यहाँ आ जाएगा इस कार्ड में तो ये जो शिश्न है वो सीधा हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, अगर यहाँ से ब्लड अंदर चला जाता है तो फिर ये क्या हो जाता है, ऐसे शांत हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, इसी को हम लोग क्या करते हैं, नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ एक बार, कार्पस कैवर्नोसा और कार्पस स्पोंजियोसा। ठीक है, इसी का चलिए ये पूरा समझ में आ गया। ठीक, तो ये खत्म हुआ। मुझे बताइए हेडिंग बदल खत्म। नहीं कल नहीं, अभी कहाँ, अभी टाइम कहाँ, हटा देना सर। क्या हेडिंग अगली होगी यार? चलिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, अगली हेडिंग बनाइए, मादा प्रजनन अंग, मादा प्रजनन तंत्र जी। मादा प्रजनन तंत्र फीमेल। ठीक है, ये मादा प्रजनन तंत्र कहाँ होता है, उदर गुहा में। उदर गुहा कहाँ होता है, श्रोणी गुहा के ऊपर। हाँ, श्रोणी गुहा के ऊपर बना लेते हैं, कोई निशान बना लेते हैं यार, स्टाइल थोड़ा बढ़िया है। करंट लग गया कुछ भी तो समझना है आपको, कौन सी बात है, ध्यान सुनिएगा। इसका आँख बना लेते हैं, थोड़ी सी आखिर सुन ले, कुछ लेना देना नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो ये वाला हिस्सा होता है शरीर का, इसको क्या कहते हैं, कौन सी गुहा, वक्ष गुहा। बहुत बढ़िया, ये वाला क्या कहलाता है, वक्ष गुहा। ऐसा ऊपर बनाइए सब लोग। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, उदर गुहा। यानी रेलवे में नौकरी फिक्स। और ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, नहीं कहते हैं उसको। वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में डायफ्राम होता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, देखिए जो वक्ष गुहा है, उदर गुहा है, ठीक है, इसको जो अलग करने वाला भाग होता है डायफ्राम होता है। ठीक है, जो ऐसे हमने बताया था, सांस लेने में ऐसा फ्लैट हो जाता है, फिर हो जाता है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो मादा प्रजनन तंत्र है वो कहाँ होता है, उदर गुहा में। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, 2 भाग होते हैं, कौन कौन सा, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग का एक ही उदाहरण, मतलब कि एक ही भाग होता है, कौन सा, अंडाशय। अभी फिगर बना रहे हैं, ठीक है, अंडाशय। अब देखिए द्वितीयक जनन अंग कितने भाग होते हैं, 3। पहला होती है सहायक नलिका, दूसरा सहायक ग्रंथियां और तीसरा क्या है, बाह्य जनन अंग। जैसे देखिए एकदम सेम टू सेम यही कंडीशन हमने नर वाले में भी लिखवाया था। ठीक है, देखिएगा वहां का प्राथमिक जनन अंग क्या था, वृषण, याद आया कुछ? ठीक है, और फिर द्वितीय जनन अंग में ऐसे ही 3 भाग थे। ठीक है, तो देखिएगा सहायक नलिका में 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सा, वो ये ओविडक्ट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, फैलोपियन नलिका कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, गर्भाशय, इसे यूट्रस कहा जाता है। देखिए चूंकि ये नलिका ही होती है, ठीक है, अब देखिए, और तीसरा क्या होता है, वो योनि, जिसे क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। ये आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां में एक ही ग्रंथि होती है, कौन सी, बर्थोलिन का, उसमें कौन सा था, बल्बो यूरेथ्रल, और ये क्या है, बर्थोलिन। अब देखिए बाह्य जनन अंग में 4 भाग होते हैं, कौन कौन सा, लेबिया मेजोरा, दूसरा लेबिया माइनोरा, तीसरा क्लिटोरिस, चौथा हाइमेन। ठीक है, तो सबके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये हटा देना। ठीक है, अब फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, इसके प्राथमिक अंग जो होता है वो क्या होता है, अंडाशय। देखिएगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर है। ठीक है, तो ये वाला क्या होता है, अंडाशय। अंडाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अरे भैया आप तो सुन लीजिए, समझा रहा तो ना बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये अंडाशय है, अंडाशय क्या कहते हैं, ओवरी। ठीक है, हर मंथ इसी अंडाशय से एक अंडाणु बनता है। ठीक है, हर मंथ अंडाशय से क्या बनता है, अंडाणु बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। देखिए अब ये तो बस प्राथमिक जनन अंग खत्म हो गया, फिर दूसरा क्या था, सहायक नलिकाएं।
ठीक है। सहायक नलिकाएं कितने प्रकार की थी? 3। कौन कौन सी बोलिए? फैलोपियन ट्यूब। तो देखिएगा यहाँ से ध्यान सुनिएगा, अंडाशय से तो अंडाणु बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जैसे मान लीजिए ये अंडाशय है, ठीक है। अंडाशय के ऊपर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, नाम होता है इसका फिम्बरी होता है, स्टमक होता है, पुला होता है, ढेर सारा, लेकिन नहीं पढ़ना, ठीक है। मान लीजिए ये ओवरी है, ठीक है। ओवरी के ऊपर ऐसे लगा रहता है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से अगर अंडाणु निकलेगा तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमेशा ऐसे ऐसे गति, जैसे ऐसे ऐसे गति होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे करता रहता है, ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से अगर यहाँ से अंडाणु निकलेगा तो कलेक्ट होकर कहाँ चला जाएगा? फैलोपियन नलिका के अंदर, ठीक है। निकलेगा कहाँ से? अंडाशय से, और ये इसी नलिका के थ्रू, ठीक है, ऐसे ऐसे होता रहता है, जिसकी वजह से अंडाणु कहाँ आ जाता है? इस नलिका में आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब देखिएगा ये एक नलिका हो गई, पहली नलिका कौन सी है? फैलोपियन नलिका, ठीक है। अब यहाँ से ये अंडाणु धीरे धीरे क्या होता है? गति करता रहता है, और किधर की तरफ आता है? गर्भाशय। किधर आता है? गर्भाशय की तरफ, यहाँ पे। अब देखिएगा गर्भाशय में 3 लाइनिंग होती है, यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो बाहर वाली लाइनिंग होती है उसे क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम। बोलिए, फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकंड क्या होता है? मायोमेट्रियम, और थर्ड क्या होता है? एंडोमेट्रियम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि गर्भाशय की कितनी लेयर होती है? 3। बोलिए, फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, थर्ड बोलेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं इतना कठिन नाम है कि याद ही नहीं हो, बोलने से ही होगा, ठीक है। बोलने से सब होता है, गूगल पे दिखाई रहा है। चलिए ठीक है, बोलिए, फर्स्ट पेरीमेट्रियम, सेकंड मायोमेट्रियम, थर्ड एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखिएगा सुनिए, जो मायोमेट्रियम होती है ये मोटी होती है। अब एक फीमेल में साइकिल चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ध्यान सुनिएगा, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, ठीक है, एक लाइन होती है, इसमें रक्त नलिकाएं होती हैं ढेर सारी, ठीक है। यहाँ पे रक्त नलिकाएं होती हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यही नलिकाएं यहाँ से टूट जाती हैं, ठीक है। और टूटने के बाद ये ब्लड के रूप में यूरिन से क्या होती है? बाहर निकलती है। क्लियर है, ठीक है। कौन सी लेयर बोलिए? एंडोमेट्रियम। ये एक बार का बी फार्मा का क्वेश्चन है कि बताइए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, ठीक है, कौन सी लेयर टूटती है? तो आप लोग बताइए एंडोमेट्रियम। और ये आपके एग्जाम एसएससी का भी एक बार का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखिएगा दूसरा वाला क्या है, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से अब ठीक है, यहाँ से अंडाणु आ रहा है, ठीक है। अब समझ करिए कि यहाँ से शुक्राणु भी आ गया, ठीक है। तो शुक्राणु और अंडाणु अगर यहाँ फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, निषेचन हो जाता है। बोलिए, आंतरिक होगा कि बाहर? आंतरिक निषेचन होगा ना, क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ निषेचन हो गया, ठीक है, तो ये आके इस जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, ध्यान सुनिएगा, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, इस लाइनिंग में आके क्या हो जाता है? चिपक जाता है, जिसकी वजह से अब ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्या होती है? टूट नहीं पाती, ठीक है, अगर चिपक गया तो। अब फिर यहीं से क्या होता है? चाइल्ड डेवलप कर जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर चाइल्ड डेवलप कर गया, चाइल्ड बन गया, ठीक है, और बर्थ के समय, प्रसव के समय, जो ये तो एंडोमेट्रियम वाली लाइनिंग हो गई, फिर जो मायोमेट्रियम वाली लाइनिंग होती है उसी में तेजी से कंट्रैक्शन होता है, ऐसे कंट्रैक्शन होता है जिससे चाइल्ड क्या होता है? बाहर है। क्लियर है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ से ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर ये जो अंडाणु है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी अगली बार। धन्यवाद।